तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर। कि जो ऑडिटर रिटायर हो गया, जैसे फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक उनको काम करना था या नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक, तो उनकी रीअपॉइंटमेंट हो सकती है लेकिन ये कंडीशंस दी हुई हैं जिसमें उनकी रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकती। एक तो अगर वो डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं रीअपॉइंटमेंट के लिए किसी भी रीज़न के से, और एक उन्होंने खुद ने एक रिटन नोटिस दिया है कंपनी को अनविलिंगनेस का कि वो रीअपॉइंट नहीं होना चाहते, या कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ है ना, जिसमें कि ये कहा गया है कि इनको ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया जाएगा फर्दर। तो अगर ये 3 कंडीशन है तो ही उनकी रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकती। उसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है क्वालिफ़िकेशन ऑफ ऑडिटर, कि जो ऑडिटर है उसकी क्या क्वालिफ़िकेशन हो सकती है। तो इससे आप भी अवेयर हो कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 141(1) ऑफ कंपनी एक्ट 2013, कोई भी पर्सन जो चार्टेड अकाउंटेंट की जिसके पास डिग्री है ना, ICWA का मेंबर है, वो जो है वो मतलब ऑडिटर की तरह अपॉइंट हो सकता है ना। तो क्वालिफ़िकेशन इसकी यही है कि ही शुड बी ए चार्टेड अकाउंटेंट, चार्टेड अकाउंटेंट होना चाहिए, और अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो वो ऑथोराइज्ड होना चाहिए है ना, उसके पास अपॉइंटमेंट लेटर होना चाहिए। तो विद इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया सिमिलर क्वालिफ़िकेशन से वो अपना ऑडिट का काम कर सकते हैं। अब देखिए डिस्क्वालिफ़िकेशन कि क्या क्या डिस्क्वालिफ़िकेशन है ऑडिटर की। सबसे पहला, कोई बॉडी कॉर्पोरेट ऑडिटर का काम नहीं कर सकता। कोई ऑफिसर या एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी भी ऑडिटर नहीं हो सकता। कोई पार्टनर है या एम्प्लॉय ऑफ ऑफिसर या एम्प्लॉय ऑफ कंपनी, वो भी नहीं हो सकता। ये एक ऐसा पर्सन हु और हिज रिलेटिव और पार्टनर इज़ इन डेप्ट टू द कंपनी, कि उन्होंने कंपनी को कुछ मनी देनी है ना, तो जो 1000 रुपये से ज़्यादा है तो भी वो पर्सन जो है वो ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता, कि अगर उसने या उसके रिलेटिव ने या उसके पार्टनर ने कुछ अमाउंट पे करना है कंपनी को। नेक्स्ट है अ पर्सन और अ फर्म हु डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हैज़ बिजनेस रिलेशनशिप विद द कंपनी, कि जिसके कंपनी के साथ रिलेशन है उसके या उसके फैमिली मेम्बर के, कंपनी के साथ अगर कोई रिलेशन है तो भी वो ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता। ए पर्सन हुज रिलेटिव इज़ डायरेक्टर, कि उस कंपनी का डायरेक्टर है अगर कोई पर्सन, उस पर्सन का रिलेटिव या कोई की मैनेजरियल पर्सनल है तो भी वो ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता। या एक पर्सन जो कि होल टाइम एम्प्लॉयमेंट जिसने कहीं ली हुई है ना, तो वो भी जो है वो ऑडिटर की तरह अपॉइंट नहीं हो सकता अगर वो होल टाइम काम कर रहे कहीं। या ए पर्सन हु हैज़ बीन कन्विक्टेड बाय द कोर्ट ऑफ एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग फ्रॉड, कि अगर उसने कोई फ्रॉड किया हुआ है, या ए पीरियड ऑफ 10 years हैज़ नॉट इलैप्स्ड फ्रॉम द डेट ऑफ सच कन्विक्शन, कि ये काम किए हुए 10 साल से ज़्यादा अगर उसको नहीं हुए हैं, 10 साल नहीं हुए हैं, तो वो पर्सन ऑडिटर नहीं बन सकता। Any person whose subsidiary or associate company or any form of entity is not engaged on the date of appointment, कि अगर वो जो पर्सन है उसकी सब्सिडरी या एसोसिएट कंपनी है ना, वो किसी भी तरीके से कंपनी के साथ अगर इन्वॉल्व है तो भी वो पर्सन ऑडिटर नहीं बन सकता। तो ये कुछ डिस्क्वालिफिकेशन थी कि कौन कौन से पर्सन हैं जो कि ऑडिटर नहीं बन सकते। अब देखिए नेक्स्ट आता है हमारा रेमुनरेशन, कि ऑडिटर का रेमुनरेशन क्या होगा। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 142 कंपनी लॉ एक्ट 2013 जो बताती है कि जो फर्स्ट ऑडिटर है उसकी अपॉइंटमेंट जैसे बताया था कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो ऑब्वियसली उनका जो रेमुनरेशन है वो भी कौन डिसाइड करेगा, बोर्ड है ना। तो रेमुनरेशन जो फर्स्ट ऑडिटर है बोर्ड डिसाइड करेगा। उसके बाद के जो ऑडिटर हैं उनका एनुअल जनरल मीटिंग में डिसाइड किया जाएगा बाय द मेंबर्स, है ना। और अगर गवर्नमेंट कंपनी है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया उन्होंने उसको अपॉइंट किया है तो ऑब्वियसली रेमुनरेशन भी वही फिक्स करेंगे, है ना। और इसी तरीके से सेक्शन 142(1) ये बताता है कि इन एडिशन टू फी पेबल जो उनको रेमुनरेशन दिया जाएगा, उसके अलावा अगर कुछ एक्सपेंडिचर ऑडिटर ने किए हैं फॉर द ऑडिट ऑफ द कंपनी, तो वो एक्सपेंडिचर भी रेमुनरेशन के साथ उनको पे किए जाएंगे। वो रेमुनरेशन में इंक्लूड नहीं होंगे, उनको एडिशनल पे करने होंगे जितने खर्चे वो ऑडिट वर्क से रिलेटेड वो करते हैं, है ना। तो ये हमारा रेमुनरेशन ऑफ ऑडिटर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है रिमूवल ऑफ ऑडिटर, कि जो ऑडिटर अपॉइंट किए जाते हैं अंडर सेक्शन 139 में भी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म, उनका जो टर्म पीरियड है वो एक्सपायर होने से पहले भी उनको रिमूव किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए उनको एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा आफ्टर ऑब्टेनिंग प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी, है ना, और इसके साथ स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके उसको रिमूव कर सकते हैं। बट बिफोर रिमूवल द ऑडिटर कंसर्न शेल बी गिवन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड, मतलब ऐसा नहीं है कि अचानक आप उसको हटा देंगे, ऑडिटर को पूरा मौका दिया जाएगा कि वो अपनी बात रखेगा, अपने आप को अपनी क्लैरिफिकेशन देगा, उसको देने का पूरा राइट है
है ना। और सब सेक्शन 2 और सेक्शन 140 ये बताता है कि ऑडिटर भी अगर चाहे तो वो भी रिज़ाइन कर सकता है, मतलब अपनी पोस्ट से वो रिज़ाइन कर सकता है। तो उसके लिए एक स्पेसिफाइड परफॉर्मा है, वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास वो सेंड कर सकता है विद इन अ 30 डेज़, विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज़, इंडिकेटिंग द रीज़न ऑफ रेजिग्नेशन, कि वो क्यों रिज़ाइन करना चाहता है। तो वो उसको हटाया भी जा सकता है और वो रिज़ाइन भी कर सकता है ना, लेकिन उसको रीज़न्स बताने होंगे विद इन द 30 डेज़। उसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है व्हाट इज़ द स्टेटस और लीगल पोजीशन ऑफ कंपनी ऑडिटर। तो ये कई बार एग्ज़ाम में आ जाता है कि कंपनी ऑडिटर का क्या स्टेटस है, क्या वो एजेंट है शेयर होल्डर्स का, क्या वो ऑफिसर है या वो सर्वेंट है। तो अगर हम बात करें एजेंट की, तो एक्सेप्ट इन सिचुएशन वेयर द ऑडिटर हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और सेंट्रल गवर्नमेंट, यूजुअली ही इज़ अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर इन AGM, है ना, कि जनरली जो है वो AGM में शेयर होल्डर्स ही या मेंबर्स जो होते हैं कंपनी के, वही उसके अपॉइंटमेंट करते हैं। तो जो ऑडिटर है इन रिलेशन टू ऑडिट वर्क जो वो करता है वो किस लिए करता है, बिकॉज ही इज़ द एजेंट ऑफ शेयर होल्डर, है ना। वो एजेंट ऑफ शेयर होल्डर की कैपेसिटी में ही काम करता है, इसलिए वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को भी एग्जामिन करता है, डॉक्यूमेंट्स को भी चेक करता है ना, और डिमांड भी करता है वो सारी इन्फॉर्मेशन की मैनेजमेंट से जो कि ऑडिट के काम करने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो वी कैन से कि वो शेयर होल्डर्स के लिए एजेंट की तरह काम करता है और वो जो वही काम करता है जो शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट का होता है। नेक्स्ट है एन ऑफिसर ऑफ द कंपनी, कि जो ऑडिटर है वो क्या कंपनी का ऑफिसर है, जस्ट लाइक अ मैनेजर, जस्ट लाइक अ अकाउंटेंट, है ना। इनफैक्ट ऑडिटर जो है वो एक ऑफिसर नहीं है, बल्कि उनको ऑफिसर से भी ऊपर माना जाता है ना। जैसे क्योंकि वो ऑडिट किसका करता है, डायरेक्टर्स का, जो डायरेक्टर ऑफिसर हैं कंपनी के, जो मैनेजर ऑफिसर हैं उनका वो ऑडिट करता है, तो वो ऑफिसर से कहीं बढ़कर है ना। तो इन द अबव में ये जो केसेस बताए हुए हैं इसमें ये बताया है कि ऑडिटर हैज़ बीन हेल्ड टू बी एन ऑफिसर ऑफ द कंपनी बाय कोर्ट, है ना। इसलिए कहा जा सकता है कि ऑफिसर तो है लेकिन फिर भी वो डायरेक्टर या जो मैनेजमेंट है उससे कहीं ऊपर है। नेक्स्ट आता है कि अ सर्वेंट ऑफ द कंपनी, कि क्या जो ऑडिटर है वो सर्वेंट है। तो कई बार ये कहा जाता है कि जो ऑडिटर है वो रेमुनरेशन ले रहे हैं